एक दिन सासू माँ शारदा अपनी सहेली सुरेखा के साथ बस स्टैंड पर मंदारपल्ली गांव जाने वाली बस का इंतजार कर रही होती है। बस स्टैंड के सामने ही कृष्णा होटल मैनेजमेंट कॉलेज था। उस कॉलेज से सुरेखा बहू अनामिका को बाहर आते हुए देखती है। मैं तो कुछ और ही सोची शारदा, पर तुम तो महान हो। क्या हो गया, अचानक मेरी तारीफ कर रही हो? अपनी बहू का सही रुचि के बारे में पता करके तुम उसे सही शिक्षा दे रही हो। तारीफ ना करके कैसे रहूं? क्या मैं बहू को शिक्षा दिला रही हूँ? बेटे को काम करना है और बहू को पूरा परिवार संभालना है, इतना ही मैं जानती हूँ। फिर तुम्हारी बहू कॉलेज क्यों आ रही है? इस तरह कहने पे शारदा मुड़ के देखती है बहू होटल मैनेजमेंट कॉलेज से निकल रही है। अरे सुरेखा, ये कॉलेज तो है, पर अनामिका वहाँ पे रसोइया का काम करती है। 15 दिन हो गए हैं। तुम पागल हो, ये कॉलेज तरह तरह का खाना पकाना सिखाता है। लगता है तुम्हारे बेटे ने तुमसे झूठ बोला है, तुम्हें धोखा दे रहा है। तुम्हारी बहू आई रही है ना, उससे पूछ लो। इसी दौरान अनामिका बस स्टैंड में आती है। अपनी सासू माँ शारदा को बस स्टैंड में देखकर वो आश्चर्य हो जाती है और फिर वो मनी मन सोचने लगती है, सासू माँ यहाँ पे? क्या उन्होंने मुझे कॉलेज से बाहर निकलते हुए देख लिया? अब वो मुझसे पूछेंगी तो मैं क्या कहूँगी? हे भगवान, हमें बचा लो। अगर उन्हें पता चल गया मैं और मेरे पति ने झूठ कहा है उनसे, फिर तो मानो हो गया, सब गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह सोच ही रही थी, तभी वहाँ पे बस आ जाती है। फिर सासू माँ से ज्यादा कुछ कहे बिना वो बस पे चढ़ के एक सीट में बैठ जाती है। वो एक दूसरे को देखती है, फिर बस चलने लगती है। आधे घंटे के अंदर बस मंदारपल्ली गाँव पहुँच जाती है। घर के सामने पौधों पर प्रसाद पानी दे रहे होते हैं। वहाँ बच्चे हरीश और भावना मन लगा के पढ़ाई कर रहे थे। रमेश बैठ के कुछ हिसाब लगा रहा था। तभी शारदा और अनामिका घर आती है। रुको बहू। ये सुनते ही अनामिका आश्चर्य होकर वहीं पे रुक जाती है। मेरे सर पे हाथ रख के कहो कि तुम उस कुकिंग कॉलेज में ही गई थी और खाना पकाने ही गई थी। इतना कहते ही अनामिका का हाथ लेके वो अपने सर पे रख लेती है। ये सुनते ही रमेश, बच्चे, सभी लोग एक साथ सास बहू को देखने लगते हैं। बोलो बहू, जो कहा वो करो। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे रसोइया नहीं हूँ। अलग अलग देशों के पकवान बनाना सीखने के लिए मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज में जाती हूँ। ये सुनकर शारदा अनामिका के गाल पे कस के थप्पड़ लगाती है। आवाज सुन के प्रसाद घर के अंदर भाग के आते हैं। माँ, मेरी बात सुनो, इसमें बहुत अच्छा भविष्य है, भरोसा करो मुझ पे। जैसे उसने कहा, उसके बाद पूरे बिल्डिंग के हॉल में जितने लोग वहाँ पे थे सब इधर उधर फैल गए। पति प्रसाद, बेटा रमेश, बहू अनामिका, पोता हरीश, पोती भव्या। फिर शारदा बड़ी बड़ी आंखें करके कहने लगी, जिस दिन से तुमने मेरी बात नहीं मानी और अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना पकाना शुरू कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी माँ मर गई थी। शारदा, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो। आप तो कुछ मत कहिए, आप अपने बेटे के साथ मिलकर मुझे धोखा दिए हैं। पहचान वालों के घर में रसोइया चाहिए, घर पे बहू बैठे बैठे क्या करेगी, ये कहकर आपने मुझे मना लिया और आप लोगों ने मिलकर बहू को पढ़ने के लिए भेज दिया। बिना गुस्सा किए शांति से सोचो माँ। अनामिका को खाना पकाना पसंद है और इसलिए वो एक शेफ बनना चाहती है। अगर मैंने उसे पढ़ा लिया तो उसमें क्या गलती है? लेकिन मुझे कॉलेज जाना बिल्कुल पसंद नहीं, ना ही उसका शेफ बनना पसंद है। आज्ञाकारी के तरह घर पे बहू बन के रहे, वही काफी है। एक बार के लिए बेटे की भावना को भी समझो शारदा। मैं किसी का दर्द नहीं समझने वाली, ना ही किसी को सुनने वाली हूँ। जब तुम लोगों ने अपना फैसला अपने लिया है और चाहते हो कि अपनी मर्जी से चलो, तो फिर तुम लोगों का इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। निकल जाओ इस घर से, नहीं तो मुझे वादा करो। ऐसा कहकर शारदा चली जाती है। अब चूंकि उनके पास कुछ चारा नहीं था, इसीलिए रमेश, अनामिका, बच्चे सभी दुखी होकर रोते रोते घर से बाहर निकल आते हैं। फिर ऑटो बुला के वो शहर चले जाते हैं। वहीं पे एक भाड़े पे घर लेते हैं। अनामिका अपना सोने का कान का निकाल के रमेश को देती है। रमेश जाके उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे ले आता है। माँ ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, अब हम सुपरमार्केट नहीं जा सकते हैं, हमें कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब तो मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज भी नहीं जा सकती हूँ, तो कुछ काम कर लेती हूँ। अनामिका के ऐसे कहने पर रमेश कुछ जवाब नहीं देता है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। रमेश और अनामिका काम ढूंढने के लिए निकलते हैं, पर उन्हें कहीं भी कोई काम नहीं मिलता।
एक दिन वो दोनों बहुत दुखी होकर एक पार्क में बैठे हुए थे। वहीं पे एक बुजुर्ग महिला स्वादिष्ट पकौड़ी बना रही थी और उसी के बगल में एक बुजुर्ग आदमी बांस की टोकरी बनाकर वहाँ पे बेच रहा था। पकौड़ी के दुकान के पास बहुत भीड़ थी। मुझे पकौड़ी दो, मुझे पकौड़ी दो, लोग इस तरह से कह रहे थे। तभी वो बुजुर्ग महिला रमेश और अनामिका को देखकर बुलाती है। वो दोनों उनके पास जाते हैं। क्या थोड़ी सी मदद कर दोगे? फिर रमेश और अनामिका पकौड़ी बनाने में मदद करने लगते हैं। शाम तक वहाँ पे वो काम करते हैं। वो बुजुर्ग महिला कुछ पकौड़ी उन्हें दे देती है, फिर अपने पति को साथ लेकर वहाँ से वो चली जाती है। अगले दिन रमेश और अनामिका फिर से उस ठेले के पास जाते हैं। ना ही वहाँ पे वो बुजुर्ग महिला और ना ही वो बुजुर्ग आदमी थे। वहाँ पे कुछ लोग पकौड़ी खाने के लिए वहाँ आए। फिर काफी देर सोचने के बाद अनामिका ने सोचा क्यों ना यहाँ पे पकौड़ी बेचा जाए। रमेश उसकी बात पे मंजूर हो जाता है। उस दिन से रमेश और अनामिका स्वादिष्ट पकौड़ी बनाकर ठेले में बेचने लगते हैं। उनकी अच्छी कमाई होती है। कुछ दिन के बाद वहाँ पे लोग तरह तरह के अलग अलग स्वाद के पकौड़ी मांगते हैं। जब भी वो अपने पकौड़ी के ठेला देखते थे, उन्हें बांस की टहनियाँ भी याद आने लगी। फिर अनामिका के मन में विचार आया कि वो बांस की टहनियों से पकौड़ी बनाएगी। फिर रमेश गांव चला जाता है। वहाँ से बांस की टहनियों को लेकर वो शहर आता है। उस दिन से अनामिका बांस का पकौड़ी बनाकर बेचना शुरू कर देती है। उसे अच्छा नाम मिलता है। फिर एक दिन अनामिका के पकौड़ी के बारे में शारदा को भी पता चलता है। फिर एक दिन शारदा प्रसाद को लेकर पकौड़ी खाने के लिए आती है। पकौड़ी देने के साथ साथ अनामिका आके शारदा के पैर छू के प्रणाम करती है और आशीर्वाद लेती है और खुशी खुशी साथ में जीवन बिताने लगती है। आज यहीं तक। नई कहानी लेके फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। सासू माँ शारदा बैलगाड़ी चला रही होती है और बहू अनामिका मिट्टी से भरी हुई गाड़ी के ऊपर बैठी होती है। माँ जी, हम दोनों ऐसे कीचड़ भर के लेकर जा रहे हैं, लोग देखकर हमें क्या सोचेंगे? तुम मिट्टी के ऊपर बैठी हुई हो तो लोग सोचेंगे कि तुम मालिक हो और मुझे देखकर सोचेंगे कि मैं तुम्हारे यहाँ काम करती हूँ। अच्छा कहा आपने माँ जी, छोड़िए, जाने दीजिए। अनामिका की बातों पर शारदा इस तरह से जवाब देकर मुस्कुराती है और फिर बैलगाड़ी चलाने लगती है। वहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक छोटी सी नदी को पार करते हैं। अरे बहू, गाड़ी को ठीक से पकड़ के रखना, नदी आ रही है। गाड़ी आगे पीछे हिली तो हो सकता है कि हम भी नियंत्रण खो दे और नदी में गिर जाए। अरे माँ जी, कुछ नहीं होगा, मैं बहुत ही चालाक हूँ। अगर मुझे लगा कि कुछ होने वाला है तो चुटकी बजा के उस समस्या से मैं तुरंत बाहर निकल सकती हूँ। इस तरह से अपने बारे में अनामिका बड़ी बड़ी बातें करने लगी। शारदा भी उसके बदले में कोई जवाब नहीं दी और नदी में गाड़ी चलाने लगी। पर अचानक से गाड़ी अंदर जाने लगती है। अनामिका का नियंत्रण खो जाता है और वो पानी में गिर जाती है। देखकर शारदा हंसती है और बैल को एक छड़ी लगाती है और उसी के साथ बैलगाड़ी भी पानी के अंदर से बाहर निकल आती है। फिर पूरी तरह से गीली हो चुकी बहू अनामिका अपने गीले कपड़ों में पथरीले रास्ते से जाने लगी और सासू माँ को कोसने लगी। उसी गांव में रहने वाला मदन नाम का एक आदमी लंबी लंबी सांसें लेते हुए भागते हुए सुदर्शन के घर आता है। उस वक्त सुदर्शन अपने बगान के बेंच के ऊपर खड़ा था और फोन पे गुस्से से किसी से बात कर रहा था। जितनी भी उच्चता वाली विनायक की प्रतिमा चाहिए आपको, हम आपको वो दे देंगे, लेकिन ऊंचाई के साथ साथ भाव भी तय होगा। ये बात आप याद रखिएगा। हम व्यापार करते हैं तो हम व्यापार के तरीके से ही बात करेंगे। तभी उसे मदन दिखता है जो वहाँ पे खड़े होकर हाँफ रहा था। भैया, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। इतना कहकर सुदर्शन फोन रख देते हैं। फिर मदन को देखकर, क्या हुआ मदन, इस तरह से तुम हाफते हाफते पागलों की तरह क्यों दौड़ के आए हो? नहीं बाबू, वो सास बहू जानबूझ के मिट्टी लेकर गई विनायक की मूर्ति बनाने। मेरे आंखों के सामने वो लेकर चली भी गई। क्या कह रहे हो? चलो, आज सास बहू का अंत हो के रहेगा। इतना कहकर सुदर्शन और मदन बुलेट पे बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। उधर सास बहू दीवार पे टंगी विनायक की प्रतिमा को प्रणाम करते हुए, हे विनायक, मिट्टी से हम आपकी मूर्तियाँ बनाकर बेचेंगे, यही हमारी आजीविका है। कृपया ध्यान रखें कि हम पे किसी तरह की कोई मुसीबत न आए। आप पे भरोसा करके हम अपना जीवन गुजार रहे हैं, बस ध्यान रखें कि हम पर कोई समस्या ना आए। वो विनती कर ही रही थी, तभी बुलेट पे बैठकर सुदर्शन और मदन उनके घर पे आते हैं। आवाज सुनते ही सास बहू घर से बाहर निकल आती हैं। उन्हें लगता है कि वो मूर्ति का ऑर्डर देने के लिए आए हैं। क्या हुआ बाबू, आप क्यों आए हैं? शारदा के इस तरह से कहने पे
सुदर्शन पैसों का बंडल निकाल के शारदा के मुंह पे फेंकते हुए गुस्से से कहता है, ये पैसे लो और विनायक की मूर्ति बनाना अभी के अभी बंद करो। फिर शारदा ने भी जो पैसे दिए थे उनमें से 1 रुपया वापस लौटाते हुए, किसी को मुफ्त में पैसा नहीं मिलता। हमारी मेहनत हमारी है और आपकी मेहनत आपकी। आपके पैसों पे हमें कोई लालच नहीं। हम मिट्टी की मूर्तियां बनाएंगे और उन्हें आपके आंखों के सामने बेचेंगे। मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों का विशेषताएं भी हम सभी को बताएंगे और ये भी बताएंगे जो रसायन से मूर्ति बनते हैं उससे पर्यावरण में कितना हानि पहुंचता है और कैसे बर्बाद होता है। मैं कुछ भी कहूँगा तो तुम लोग सुनोगे नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इस तरह से कहकर बुलेट लेके वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब शारदा सामने रखी हुई मिट्टी को पाइप के पानी से गीला कर रही होती है, देखती है कि पोता हरीश अकेले अकेले कहीं से चल के आ रहा है। अरे ये क्या, बच्चा अकेले चल के आ रहा है? इसकी माँ कहाँ है? ऐसा सोच ही रही थी तभी हरीश शारदा के पास आता है। अरे पोते साहब, माँ कहाँ है? अरे दादी, मैं भी तो वही पूछ रहा हूँ। आपने उन्हें मुझे स्कूल लेने के लिए क्यों नहीं भेजा? मैं नाराज हूँ। इस तरह कहते हुए हरीश घर के अंदर जाता है। शारदा यही सब सोचते सोचते मिट्टी गूंदने लगती है। रात हो चुकी थी तभी भी अनामिका घर नहीं लौटी। अब सब परेशान हो जाते हैं। प्रसाद एक दिशा में, रमेश दूसरे दिशा पे और शारदा तीसरी दिशा में जाके ढूंढने लगती है। सभी से वो जाके अनामिका के बारे में पूछताछ करते हैं पर किसी को कोई खबर नहीं। सभी लोग थक हार के घर लौट आते हैं। विनायक के पास जाके विनती करने लगते हैं। उधर एक कमरे में अनामिका परेशान और घबराई हुई थी। विनायक, मेरी रक्षा करो, इस तरह विनती करती है। तभी विनायक उसके घर के सामने जाके प्रकट हो जाते हैं और उसी की भेष में जाकर बातें करने लगते हैं। फिर सभी लोग खुश हो जाते हैं। सास बहू मिलके उसके बाद विनायक की मूर्ति बनाने में लग जाती है। वो उन मूर्तियों को एक पेड़ के नीचे रखकर वहाँ पे बेचने लगी। अनामिका वहीं पे खड़ी होकर माइक लेके लोगों को मिट्टी की मूर्तियों की महत्व बताने लगी। इसी दौरान सुदर्शन अनामिका को पेड़ के नीचे मूर्ति बेचते हुए देखता है। उसने अपने केमिकल से बने हुए सारी मूर्तियाँ बेच दी थी। फिर देखा अनामिका मिट्टी की मूर्ति की महत्व बता रही है। ये देखकर वो बड़ा ही आश्चर्य होता है। ये क्या, अनामिका को तो किडनैप करके बंद करके रखा है, वो फिर बाहर कैसे निकली? ये मदन कर क्या रहा है? ये सोचते हुए गुस्से से बुलेट लेके वो घर लौट आता है। फिर बत्ती जलाता है। देखा कि अनामिका चेयर से बंधी हुई है। उसके मुंह पे कपड़ा बंधा हुआ है। हाथ पैर अनामिका के चेयर से बंधे हुए हैं। सुदर्शन वहीं खड़े खड़े आश्चर्य होकर देखने लगते हैं। क्या हुआ है मालिक? अनामिका अगर हमारे सामने बंधी हुई है, फिर बाजार में पेड़ के नीचे बैठकर मूर्तियाँ कौन बेच रहा है? हे भगवान, हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ऐसा कहकर वो अनामिका को लेके शारदा के घर पे पहुंचता है। मिट्टी से बने हुए सारे विनायक बिक जाने से शारदा बहुत खुश थी। तभी अनामिका उन्हें चाय लाके देती है। ठीक उसी वक्त सुदर्शन अनामिका को साथ लेके घर पे पहुंचता है। दो अनामिका को एक साथ देखकर शारदा, प्रसाद, रमेश, हरीश सभी लोग आश्चर्य हो जाते हैं। अनामिका को किडनैप करके बहुत बड़ी भूल की है, मुझे माफ कर दीजिए। जिस अनामिका को मैं साथ ले गया था वो असली अनामिका है, पर ये दूसरी अनामिका कौन है ये मुझे नहीं पता। बिल्कुल उसी के बाद अनामिका जो चाय का कप पकड़ी हुई थी वो सिद्धि विनायक के रूप में बदल जाता है। सभी लोग हाथ जोड़ के उन्हें प्रणाम करते हैं। जय हो विनायक, जय जयकार हो विनायक। भक्त की रक्षा करने के लिए आप आए। मेरे भेष में आपने मूर्तियाँ बनाई। ऐसा सौभाग्य किसे मिलता है प्रभु। जय हो विनायक की जय हो। तुम्हारे प्रार्थना के बाद मैं कैसे नहीं आता अनामिका। विजय भवा। इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन सास बहू ने मिलकर विनायक की बहुत अच्छे से पूजा की। आज यहीं तक। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगी। नमस्कार।